अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। मींस हमने उन क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन सीखने जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी इंटीग्रेशन मींस डेरिवेशन सिखाई थी। अगर आपको वो याद होंगे तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहायत आसान हो जाएगा समझना। क्लियर हो? एक दफ़ा उस वीडियो लेक्चर को देख लें जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैंने कैसे डेरिवेशन की, उनकी इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। सिंपल साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड और कोसेकंड, उनको हम यूज़ करेंगे इन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.3 का। 12 बाद में डिस्कस करते, पहले 7 को डिस्कस करते हैं जो मैंने बाद में लिखा हुआ है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन करने सेकंड स्क्वायर ओवर टेंजेंट अंडर रूट टेंजेंट एक्स। अभी तक जब जितने भी हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए, पहला स्टेप तो मैं आपको ये बताता हूं, जब भी पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन आ जाए, मींस पी ओवर रैशनल फंक्शन आ जाए पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर, जब भी पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन आ जाए तो हम फर्स्ट स्टेप चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर मींस क्यू का डेरिवेटिव तलाश करते हैं। जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा विदाउट पावर नहीं लेनी हमने। यहां पर डिनोमिनेटर में टेंजेंट अंडर रूट टेंजेंट एक्स है और अंडर रूट स्पेसिफिक पावर होती है 1/2, लेकिन उसे निग्लेक्ट करना, हमने जस्ट फंक्शन को चूज करना है। फंक्शन को चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ए एनी रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की, उसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। उसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर, ये हमें पता है। अब देख सकते हैं डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो टेंजेंट है, आगे उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम ये दो रूल्स को अप्लाई करते हैं। अगर n की पावर एक्सेप्ट -1 हो तो पावर रूल, अगर जस्ट -1 हो तो नेचुरल लॉगरिथम वाला रूल अप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है विदाउट पावर दैट इज टेंजेंट, उसका डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या होता है सेकंड स्क्वायर, वो नोमिनेटर में पड़ा हुआ ऊपर। जब ऐसी रीजन मिल जाए तो सिंपल एक दो लाइनों के अंदर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2। -1/2 इसको रिलेट करें इस फार्मूले के साथ, पहले वाले के साथ, मींस ए की पावर आगे उसका क्या पड़ा हुआ है डेरिवेटिव, तो पावर रूल, जनरल पावर रूल को अप्लाई करते हैं। पावर है +1 और जो पावर बने उसी से डिवाइड किया जाता है। यहां पर जो पावर है वो -1/2 है। -1/2 में जब +1 करेंगे तो आंसर आता है 1/2। तो ये आपके पास ये पावर आ जाएगी, ये वाली 1/2, टेंजेंट की पावर 1/2। जो पावर बनेगी उसी के साथ डिवाइड करते हैं और हमारे पास उस फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाती है। चले जी आगे, 1/2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की। चले आते हैं अब नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है जिसके हमें इंटीग्रेशन करनी है, वो ये है 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में। ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन है, पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर। नीचे जो फंक्शन हमारे पास है 1 + cos स्क्वायर, 1 + cos स्क्वायर की जब बात करते हैं डिनोमिनेटर वाला, जब भी जैसे मैंने यहां पर बताया ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन है, इसको चेक करते हैं, इसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 + cos स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, इधर पावर रूल को अप्लाई करें 2 cos थीटा - sin थीटा, ये डेरिवेटिव बनता है इसका। पावर पहले पावर में कम, उसके बाद cos का डेरिवेटिव -sin थीटा, लेकिन ऊपर हमारे पास सिंपल क्या है जस्ट sin x। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बनता है फाइनल -2 sin थीटा cos थीटा। डिनोमिनेटर में जस्ट sin थीटा हमारे पास ना -2 है, सॉरी नोमिनेटर में ऊपर जो हमारे पास फंक्शन है जस्ट क्या है हमारे पास sin x, सो sin थीटा ना -2 है ना -cos है। इसके साथ तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया कांस्टेंट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं जब हमने उसकी डेरिवेशन को कंप्लीट करना होता है, लेकिन जो वेरिएबल होता है उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर इस केस में हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर चेक कर लिया डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं बनता, फिर हम क्या देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसी को सिंपल चूज करते हैं, सिंपल उसी को। अगर पहले डिनोमिनेटर कंप्लीट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ना मिले, फिर उस फंक्शन को नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जस्ट cos, जब cos का डेरिवेटिव लेते हैं जैसे मैंने यहां पर लिखा है cos का डेरिवेटिव क्या होता है sin, वो ऊपर पड़ा हुआ है, फिर हम उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे।
पहले तो हमने चेक कर लिया डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वो नहीं मिला। फिर हम क्या चेक करते हैं, जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। इस कंप्लीट का डेरिवेटिव हमें नहीं मिला, जस्ट किसका मिल गया, कॉस का। फिर हम उसी को रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको इंटीग्रेशन की जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। चले जी, मैं फिर क्या चूज करूंगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, जो कॉस फंक्शन है पावर को छोड़ के, वो सिंपल कॉस। अब जब न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जाता है इंटीग्रेशंस के अंदर, तो ये जो डिफरेंशियल है इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी होती है। इसको तो मैंने चूज कर लिया कि ये z के इक्विवेलेंट है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। जो भी फंक्शन हम न्यू वेरिएबल के मुताबिक चूज करते हैं उसी के मुताबिक इसका डेरिवेटिव लिया जाता है। हमने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे डी जी ओवर डी थीटा आ जाएगा हमारे पास। और कॉस का डेरिवेटिव हमें पता वो क्या होता है, माइनस साइन। चलिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है डी थीटा की, डी थीटा उधर चला जाएगा और साइन माइनस वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं डी थीटा की वैल्यू भी सेपरेट होगी। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे न्यू वेरिएबल, तो डिफरेंशियल की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये हमने पहले भी सीखा था 3.3 के जो पहले पार्ट्स किए थे, पार्ट 2 के अंदर, उसको आप देख सकते हैं उसके अंदर। चले जी, हमारे पास 1 प्लस कॉस, कॉस को मैंने क्या स्टार्टिंग में लिया, वो जी का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर था वो जी का स्क्वायर आ जाएगा। ये साइन एज इट इज है, ये भी साइन, लेकिन ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ये जो नेगेटिव साइन है ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन किसकी करनी पड़ेगी, 1/1 प्लस जी स्क्वायर। और ये हमें पता है ये डेरिवेटिव होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ये डेरिवेटिव, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो टेंजेंट इनवर्स बनती है। मैंने आपको कहा कि वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल चाहे जो मर्जी आ जाए एक्स वाई जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसको मैच करें उसके साथ तो वही बनती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मैच करें। यहां पर विद रिस्पेक्ट टू जी है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, टेंजेंट इनवर्स, लेकिन यहां पे वेरिएबल जी आएगा, एक्स नहीं आएगा। क्लियर होगी, ये तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी। लेकिन हमने स्टार्टिंग में न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था, जी की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करनी पड़ती है। जब जी की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करेंगे तो ये फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि जी की वैल्यू कॉस थीटा के इक्विवेलेंट थी। तो ये आ जाएगी हमारे पास माइनस टेंजेंट इनवर्स कॉस थीटा प्लस सी। जैसे कि मैंने आपको बताया टेंजेंट इनवर्स और साइन इनवर्स ये बार बार यूज होती है इंटीग्रेशंस जब हम करते हैं फंक्शंस की। ये दो फार्मूले आपको आने ही चाहिए, सिंपल भी और जर्नल भी, ये मैंने दोनों रीराइट करवाए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 15 की तरफ। इसमें भी आप देख सकते हैं है तो पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर, पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करता हूं, ये जो इस फंक्शन का, तो एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता है। जब मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा तो ऊपर वाला फंक्शन कभी नहीं बन सकेगा, पूरी एक लेंथ आ जाएगी हमारे पास सम ऑफ टू एक्सप्रेशंस के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर। जब प्रोडक्ट रूल हम फाइंड आउट करते हैं, ये डेरिवेटिव के अंदर हमने सीखा था। तो फिर क्या करते हैं, जब इसका डेरिवेटिव हमें ना मिल सके, फिर दूसरा स्टेप, जो फंक्शन होगा डिनोमिनेटर में जस्ट उसी को रिप्लेस करेंगे न्यू वेरिएबल से। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है, जस्ट साइन एक्स, साइन का जस्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमें पता ऊपर पड़ा हुआ है, फिर हम इसको फॉलो कर सकते हैं, फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं जैसे इस पार्ट के अंदर किया था। चले जी देखते हैं इसे। हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन एक्स, जैसे मैंने कहा डिनोमिनेटर में अगर कंप्लीट का डेरिवेशन ना मिले तो हम ऊपर वाले फंक्शन सॉरी नीचे वाले फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव तलाश करेंगे। तो जी ले लिया मैंने साइन एक्स, इसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और इधर से हमने वैल्यू निकाली, ये उधर जाके मल्टीप्लाई और ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये dx की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशियल की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, अगेन रिप्लेस कर देते हैं, ये z आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ z आ जाएगा, क्योंकि हमने साइन को z के इक्विवेलेंट रखा था, और cos x एज इट इज, और dx की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, dz ओवर cos x और cos x अगेन कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा 1/z इंटू नेचुरल लॉग ऑफ z dz। ये रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एज इट इज है, वहां पर वेरिएबल x है, यहां पर वेरिएबल z है। जैसे मैंने वहां
मेथड बताया था, इधर भी हम वही मेथड यूज करेंगे। पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो फंक्शन है, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव लेते हो वो 1 कभी नहीं बनता। जो सिंपल एक्स होता है ना, सिंपल एक्स या जी या वाई, उसका डेरिवेटिव 1 हो सकता है, लेकिन यहां पर जी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ जी है। अगेन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव वो 1 नहीं बन सकता। पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर तो फंक्शन है। फिर हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो और ऊपर सिंपल कांस्टेंट हो, 1 हो, सिंपल कांस्टेंट, तो उनमें से एक फंक्शन होगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। जैसे मैंने नीचे सेपरेट कर दिया, नेचुरल लॉग जी, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर जी। जैसे नेचुरल लॉग एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स। चाहे जी आ जाए वेरिएबल, उसका 1 ओवर जी होगा, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात। चले जी, अब ए को मैंने चूज कर लिया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, डेरिवेटिव जब ए डैश लेंगे, ए डैश की वैल्यू क्या थी 1 ओवर जी। अच्छा जी, डेरिवेटिव फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल गया है। इंटीग्रेशन में यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी होती है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर हमें मिल जाता है तो दो ही रूल्स हमने अप्लाई करने होते हैं, पावर रूल और नेचुरल लॉगरिथम बराबर रूल। चलिए देखते हैं कौन सा अप्लाई करते हैं। ये फंक्शन था, आगे उसका डेरिवेटिव हमें मिल गया, ये फंक्शन ये चीज आ जाएगी, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर 1 है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी -1। इसको रिलेट करें सेकंड फार्मूले के साथ, ए की पावर -1 ए डैश। अगर जस्ट पावर -1 हो फंक्शन की पावर -1 हो और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो सेकंड रूल, तो उसका नेचुरल लॉग लेते हैं उस फंक्शन का, जो भी आएगा ए, जो हम फंक्शन चूज करते हैं उसके हमने नेचुरल लॉग लेना है। नेचुरल लॉग पहले से मौजूद है, पावर -1 है, तो फिर अगेन एक और नेचुरल लॉग ले लेंगे। और जी वेरिएबल हमने स्टार्टिंग में किसके इक्विवेलेंट रखा था, साइन एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास 15 की। बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों सवालों में। अगेन पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, क्वोशंट रूल भी प्रोडक्ट रूल भी करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। वैसे सिंपल अगर बात करें इसका डेरिवेटिव साइन का अगर तलाश करना है, डिनोमिनेटर का साइन, ये तो पड़ा हुआ है लेकिन ये नहीं है, फिर मसला होगा। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो फिर हम सिंपल उस डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा सिंपल उसी को चूज करेंगे हम। अब डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या है साइन एक्स को अगेन जी ले लिया, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है एक्स के। जब डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर हमने dx की वैल्यू भी सेपरेट कर ली। जब dx की वैल्यू सेपरेट हो जाए फिर इस फंक्शन के अंदर रिप्लेस करनी है, ये cos x एज इट इज, साइन x को हमने क्या कहा z, और ये भी z आ जाए, नेचुरल लॉग ऑफ z ओवर z, और dx की वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये dx की जगह क्या आ जाएगा dz ओवर cos x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x और cos x, ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। क्लियर होगी बात। चले जी, अभी भी p ओवर q की फॉर्म के अंदर फंक्शन है और डेरिवेटिव किसका तलाश करना होता है हमने इसका। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी, वो तो 1 बनता है, वो ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ, अगर ऊपर 1 होता तो हमारे लिए काम आसान हो जाता, लेकिन ऊपर 1 नहीं, ऊपर एक कोई और फंक्शन है। जैसे इस सवाल के अंदर था हमारे पास नेचुरल लॉग जी और 1 ओवर जी, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर जी है, उसको सेपरेट कर लिया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब यहां पे फंक्शन की पावर 1 है, इस पार्ट में -1 बनती थी, ये फंक्शन तो है ए कह दें इसे, आगे उसका क्या पड़ा हुआ है डेरिवेटिव, इसको फंक्शन चूज कर लिया और इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ, मींस ए को हमने कह दिया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और ए डैश क्या आता है 1 ओवर जी, वो जो आगे पड़ा हुआ है, और पावर क्या है 1 के लिए फर्स्ट रूल को अप्लाई करेंगे, -1 के लिए नेचुरल लॉग और -1 के अलावा जो मर्जी पावर आ जाए तो पावर रूल को अप्लाई करते हैं, यानी 1 में ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा और उसी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये इंटीग्रेशन यहां तक तो आ जाएगी हमारे पास। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था जी किसके इक्विवेलेंट था साइन एक्स के, उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये भी अगेन फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास 16। ये बिल्कुल मिलते जुलते पैरेलल क्वेश्चंस हैं, एक में नेचुरल सेकंड रूल अप्लाई होता है और दूसरे वाले में फर्स्ट रूल अप्लाई होता है पावर रूल। ठीक हो गया। चलिए 7th वाला मैंने करवा दिया, अब आते हैं 19 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां से लेकर यहां तक, चलिए मैं इधर मार्क कर लेता हूं, यहां से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है,
ये ट्रिग्नोमेट्री, ये अलजेब्रिक फंक्शन है कैसी भी फॉर्म के अंदर 1/√x - 1। लेकिन यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो एंगल है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। अगर एंगल सिंपल ना हो, x जैसे सिंपल हम कैसे लिखते हैं एंगल्स को, cos x लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, cos z, जो मर्जी वेरिएबल हो जाए, cos y, ये सिंपल है। लेकिन यहां पर हमारे पास जो एंगल है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। जब एंगल कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाए उसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसको नया वेरिएबल दे देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ये इस बात का ख्याल रखना है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे लेटर बाद में। चले इसको मैंने सिंप्लीफाई, एंगल को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। एंगल को मैंने नया वेरिएबल दे दिया z। जब इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूट करे कोई नया वेरिएबल किसी चीज से रिलेट करके, फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डिफरेंशियल। मींस उसका डेरिवेटिव पहले तलाश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर क्या हमारे पास √x, अंडर की पावर क्या होती है 1/2। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ले रहे हैं, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे क्योंकि हमने रिप्लेस किया डेरिवेटिव, ये dx की वैल्यू तलाश करनी। डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर रूल, पावर पहले पावर में एक कम करते हैं, सिंपल पावर रूल। ये हमने डिफरेंशिएशन के अंदर बार बार सीखा बड़ी आसानी के साथ। पावर पहले पावर में एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो मैंने 1 लिख दिया, 2 नीचे वैसे ही आ गया। x का डेरिवेटिव क्या 1 विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम, वो 1 ही होता है। अब इन दोनों में क्या टर्म कॉमन आती है 1/2। 1/2 कॉमन आती है। इसको कंपेयर करें क्योंकि ये पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव और स्क्वायर रूट बन जाएगी। ये जो नंबर है इसको कंपेयर करें, बिल्कुल इससे मिलता जुलता वाला नंबर बन रहा है। यानी जब मैंने एंगल को सिंप्लीफाई किया डेरिवेटिव लेके, तो नेक्स्ट जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे मिलता जुलता आंसर आ गया। फिर क्या करते हैं हम, ये 2 को सेपरेट, 2 डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाएगा z के साथ dz के साथ मल्टीप्लाई, और dx उधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करें इसके साथ, ये इक्विवेलेंट एक जैसी है। मींस जब मैंने नया वेरिएबल z लिया था, इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, जस्ट 2z। ठीक है, मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेशन जब भी हमने किसी फंक्शन की करनी है तो डेरिवेटिव का होना बड़ा जरूरी है। मींस ये डेरिवेटिव था एंगल का जो आगे पड़ा हुआ था, तो हमारे लिए आसानी होगी। सिंपल रिप्लेस किया तो हमारे लिए ये बड़ी आसानी के साथ, कितना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था और कितना आसान बन चुका है वेरिएबल को रिप्लेस करने से, वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करने से, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से। ये z आ जाएगा जिसको हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक है हमारे पास, और ये आ जाएगा z। और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करें, वो क्या बनती है 2z आ जाएगी, 2 बाय मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे तो cos z, और cos z सिंपल्स है, उसके हमें इंटीग्रेशन पता है, वो क्या होती है sin z। cos का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है, लेकिन cos की इंटीग्रेशन पॉजिटिव होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताई थी। इन चीजों को आपने वहां पर सीखना है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। चले जी, अब स्टार्टिंग में वेरिएबल क्या था z, हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी वैल्यू क्या थी, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। हमने इंटीग्रेशंस करनी है √2/sin x प्लस cos x। अगेन p/q की फॉर्म के अंदर फंक्शन है। जब p/q की फॉर्म के अंदर फंक्शन हो तो हम किसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं, डिनोमिनेटर मींस q वाले फंक्शन का। वो क्या है हमारे पास sin x प्लस cos x। लेकिन जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, वो क्या बनता है cos x माइनस sin x, जो कि नोमिनेटर में नहीं पड़ा हुआ, p की फॉर्म में ऊपर नहीं है। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ऊपर जस्ट कांस्टेंट है। ये इस तरह तो नहीं हम कर सकते। फिर हम फर्दर क्या करते हैं, किसी के पहले साइन का चेक करते हैं, साइन का डेरिवेटिव भी नहीं है, कोस का डेरिवेटिव भी नहीं, वो भी नहीं है। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फंक्शन है वो sin x प्लस cos x। जब भी आपके पास साइन और कोस दो फंक्शंस प्लस और माइनस की फॉर्म के अंदर आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर, तब हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं हमेशा। वो रिलेशन होता है साइन अल्फा प्लस बीटा वाला भी हो सकता है, वो साइन अल्फा माइनस बीटा वाला भी हो सकता है, वो cos अल्फा माइनस बीटा वाला भी हो सकता है, वो cos अल्फा प्लस बीटा वाला भी हो सकता है। चारों में से कोई एक रिलेशन को डेवलप करेंगे डिनोमिनेटर में। जब भी हमारे पास साइन और cos प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर आ जाए, जस्ट साइन और cos, बाकी की बात नहीं हम कर रहे, जस्ट साइन और cos की हम बात कर रहे हैं। तो हम कोई एक फार्मूला बनाएंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कैसे, √2 पर मल्टीप्लाई था, डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो 1/√2 था
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और कोस, इनके नेक्स्ट मैंने लिख लिया। साइन तो एज इट इज आ गया मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म के अंदर 1/√2 की फॉर्म में आ गया। कोस एक्स एज इट इज 1/√2 इस शेप के अंदर आ जाएगा। अब देख सकते हैं ये मैंने शेप क्लोज करनी है। फॉर एग्जांपल साइन अल्फा ये कोस बीटा बन जाए प्लस कोस अल्फा ये साइन बीटा बन जाए, फिर ये फार्मूला कोई एक रिलेशन क्लोज हो सकता है हमारे पास। क्लियर है? चले जी नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 1/√2 ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है साइन और कोस की। साइन π/4 कह लें या कोस π/4 45 डिग्री, दोनों की सेम वैल्यू होती है 1/√2। तो मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को मैं रिप्लेस करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 1/, उसकी एक रीजन है, साइन के साथ मैंने कोस रखा क्योंकि मुझे फार्मूला क्लोज करना साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। इधर मैं रिप्लेस करूंगा कोस की वैल्यू जो भी बनती होगी एंगल के हिसाब से, मैंने रेडियन में लिखी है कोस एक्स एज इट इज, और इसमें इधर मैंने लिख दी साइन π/4 क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होती है 45 डिग्री, साइन और कॉस 45। यहां भी मैंने रेडियन में लिखा। अब ये फार्मूला नजर आ रहा है हमें, क्लोज हो रहा है साइन अल्फा बीटा कोस बीटा, ये कोस अल्फा साइन बीटा, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास सिंगल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगेन 1/sin की फॉर्म में, 1/sin की फॉर्म में तो वो रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट का। कोसेकेंट की जस्ट हमने इंटीग्रेशंस करनी है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी इंटीग्रेशंस बनाना सिखाई थी। यहां पर जो यूज करेंगे, इधर मैंने रीराइट तो कर दिया है, जब भी हमने कोसेकेंट की इंटीग्रेशन करनी है वो इक्वल टू द नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट माइनस कॉट एक्स, एंगल जो मर्जी आ जाए, वहां पर एक्स है सिंपल, लेकिन यहां पर हमारे पास जो एंगल है एक्स प्लस π/4 वो एज इट इज ही आ जाएगा हमारे पास। जब हमने कोसेकेंट की इंटीग्रेशन करनी है, ये आप बुक में भी देख सकते हैं, बुक में जो मेंशन है एग्जांपल नंबर 5 है, दोनों इंटीग्रेशंस ऑफ कोसेकेंट, दोनों की इंटीग्रेशंस कोसेकेंट की भी और सेकेंट की भी। तो जब इंटीग्रेशंस करेंगे तो एंगल जो भी होगा उसके मुताबिक आ जाएगा कोसेकेंट एक्स प्लस π/4 माइनस कॉट एक्स प्लस π/4। ये फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास 21 पार्ट की। 22 भी बिल्कुल सिमिलर है, आप देख सकते हैं उसने अरेंजमेंट हमें बना के दे दी है 1/1/2 साइन एक्स प्लस √3/sin x, साइन और कोस प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर है। तो ये जो कांस्टेंट थे मैंने उन्हें आगे लिख दिया मल्टीपल की फॉर्म के अंदर, अंडर बैक साइड में मैंने आगे लिख दिया क्योंकि मुझे फार्मूला क्लोज करना साइन अल्फा प्लस बीटा का। और ये वैल्यू बनती है हमारे पास cos π/3 की और ये बनती है sin π/3 ऑल्टरनेटिव। एक में cos रखना है दूसरे में साइन, ताकि ऑल्टरनेटिव आपको फार्मूला याद रहे। तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा मीन्स π/4, एक्स की वैल्यू अल्फा और ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगेन साइन फंक्शन है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट। जैसे हमने यहां पर इंटीग्रेशंस की उस एग्जांपल से रिलेटेड वो मैंने फार्मूला लिख दिया टॉप पर। कोसेकेंट है, अगेन कोसेकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसेकेंट जो भी एंगल आ जाए माइनस कॉट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, सॉरी नेचुरल लॉग उसका साथ आता है प्लस सी। ये आ जाएगी हमारे पास 22 की इंटीग्रेशन। ये बिल्कुल सिमिलर पार्ट थे। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है इसमें, कोट √x/√x। अभी मैंने आपको 19 क्वेश्चन करवाया जिसमें कोस के साथ जो एंगल गिवन था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा √x/(x/2), लेकिन यहां पर जो एंगल है कॉट का वो है √, ये भी थोड़ा सा सिंपल नहीं है। सिंपल होगा हमारे लिए काम आसान हो जाता है। सिंपल से मुराद है कॉट x आ जाए, कॉट थीटा आ जाए, कॉट y आ, जो मर्जी हो जाए तो हमारे लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा हटके आ जाए एंगल, सिंपल फॉर्म में ना हो, तो पहले उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे √x है तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया √x को z के इक्विवेलेंट आसानी के लिए। जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें डेरिवेटिव डिफरेंशियल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। जो वेरिएबल चूज करते हैं उसी के मुताबिक डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर लेंगे z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लेंगे dz/dx। यहाँ पर सिंपल पावर रूल, पावर पहले पावर में एक कम, ये हमारे पास इसके डेरिवेशन आ जाएगी। हमने क्या करना था, डिफरेंशियल की वैल्यू को सेपरेट करना होता है जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखें यहाँ पर 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पावर नेगेटिव है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये डिवाइड dx डिवाइड है, उधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन हमें dx की वैल्यू चाहिए, ये √x इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। dx की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 2√x dx। जब हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें dx की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो भी आ जाएगी।
दोनों को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। अंडर रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी, ये तो एज इट इज अभी आ रहा हमारे पास, और ये अंडर रूट एक्स और ये अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। जब ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगी, कोटेंजेंट जी की इंटीग्रेशंस करनी है। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करवाई थी। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस हैं उनके फार्मूले अगर आपने याद रखने हैं, एक तो एग्जांपल नंबर 5 जो एग्जामिनेशन में आता भी है सवाल, बाकी जो 4 पार्ट समझ लें आप, वो एमसीक्यूज के तौर पर है, लेकिन इस सवाल के अंदर यूज हो गया कॉट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन जी, जो भी एंगल होगा, जी हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, अंडर रूट एक्स, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। आपने क्या करना है, इन इंटीग्रेशंस को याद रखना है, लेकिन अगर आपको नहीं याद तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर एक दफ़ा देख लें, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि क्वेश्चंस के अंदर उनको कैसे यूटिलाइज करना है। एग्जांपल नंबर 6, 4 तो मैंने करवा दी, 5 भी मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर करवाई है, लेकिन 6 आपने खुद अटेम्प्ट करनी, कॉस क्यूब अंडर रूट साइन जी, आप बुक के ऊपर नोट डाउन की हुई है, ये आपने खुद समझनी है, मैंने एक पार्ट छोड़ा है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड वो सारे के सारे मैंने करवा दिए। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे कि रेडिकल एक्सप्रेशंस की इंटीग्रेशंस कैसे की जाती है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। आज के लिए इतना ही काफ़ी।